सबसे पहला कोई अगर नाम आता है जिसे हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो उसे नहीं कहेंगे, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया, कोई राजनीतिक मांग नहीं की अंग्रेजों से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक राजनीतिक या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर वो एक जरूर आधारित संगठन था, और वो राजा राममोहन रॉय ने बनाया। बंग भाषा प्रकाशिका सभा उसका नाम था। ये सबसे पहला कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था भारत का। हालांकि इसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं मानते, लेकिन कहते हैं पर पहला प्रयास था ये। 1836 में, 1836 में ये बना। यहां से शुरुआत होती है। इसके बाद जो वास्तव में, अब इसके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने ही बनाया। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था इसका बंग भाषा प्रकाशिका सभा का, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन सा राजा राम मोहन रॉय ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इसका उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको रिव्यू करे। ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, राजा राममोहन रॉय ने जो बनाई, इसका ऑब्जेक्टिव था कि सरकार की पॉलिसीज को एक बार वो रिव्यू कर ले, और फिर अगर उसमें कोई कमी मिलती है तो फिर वो लेटर लिखे सरकार के लिए, पत्र लिखे, और सरकार से ये कहे कि सरकार उसे थोड़ा दूर कर ले, उस कमियों को सुधार ले। यही बस इतना ही काम था इसका। इसको पहला हम लोग पॉलिटिकल एसोसिएशन हम लोग मानते हैं। लेकिन सही मायने में जिसे ऑन रिकॉर्ड फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। ये भी बंगाल में ही बनी, मतलब कलकत्ता में ये बनी। लैंड होल्डर सोसाइटी से कहते हैं, या जमींदारी एसोसिएशन भी इसका एक नाम है, क्योंकि ये कलकत्ता के, या कह सकते हैं बंगाल के जमींदारों का एक संगठन था। और इसको बनाने में द्वारकानाथ टैगोर की इंपॉर्टेंट भूमिका थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे, ये बंगाल के बहुत बड़े जमींदार थे। इन्होंने ही ये संगठन बनाया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इसका ऑब्जेक्टिव था कि पूरे बंगाल में जो जमींदारों की दशा है, जमींदारों का जो स्टेटस है, उसको रिव्यू करना, और सरकार को पत्र लिखना। हाँ जी, गुड इवनिंग। सरकार को पत्र लिखना कि उनकी दशा को सुधारने का काम सरकार करे। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट में जमीन के अधिकार हम लोगों ने ये पढ़ा कि जमींदारों को दे दिए गए। लेकिन जमींदारों के ऊपर भी एक सनसेट क्लॉज लगती थी। वो ये थी कि अगर जमींदार निश्चित समय पर लगान दे नहीं पाया अंग्रेजों को, तो फिर उसके जमींदारी अधिकार छीन लिए जाते थे। दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम। इससे यह भी हुआ कि कलकत्ता या बंगाल में बहुत सारे जमींदारों ने खेती छोड़ दी, अपने अधिकारी छोड़ दिए, क्योंकि वो समय से दे नहीं पाए। इसलिए लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, जिससे सरकार जमींदारों के हितों को समझ सके, उनके इंटरेस्ट को समझ सके, और फिर बाद में उनके साथ मिलकर काम कर सके। द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई। बाद में इसी समय, आगे हम लोग देखेंगे, बाद में इसी समय, अच्छा, लैंड होल्डर सोसाइटी का जो काम था ना, बड़ा सीमित था। कोई बहुत ज्यादा काम नहीं था इनका, मतलब पॉलिटिकल मांगे इनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, राजनीतिक मांगे। केवल इनकी मांगे थी कि जमींदारों की स्थिति का अध्ययन कर लिया जाए, द स्टडी ऑफ जमींदार, स्टेटस ऑफ जमींदार इन कैलकाटा और बंगाल। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब ये संगठन बन गया लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसमें बंगाल के जितने भी अच्छे लोग थे, संभ्रांत वर्ग के लोग थे, अरिस्टोक्रेटिक लोग थे, वो सब इसके सदस्य बन गए। बैठकर चर्चाएं करते थे। जब चर्चाएं होती थी उनमें, तो एक ये भी मुद्दा आया कि क्यों ना भारतीयों की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। अभी तो हम लोग जमींदारों की स्थिति को देख रहे थे। ये इसमें मांग उठी कि कोई एक ऐसा संगठन भी बनना चाहिए जो पूरे भारत में भारतीयों के स्टेटस के ऊपर बात कर सके, या भारतीयों की स्थिति को का पता लगा सके, और फिर अंग्रेजों को उनके सुधार के ऊपर
कोई पत्र वगैरह जारी कर सके कि भारतीयों की स्थिति ये है, क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि अंग्रेज भारत में भारतीयों की अच्छाई के लिए आए हैं, यही कहते थे। तो फिर पता कैसे चले कि कितना विकास हुआ भारतीयों का अंग्रेजों के आने के बाद? तो उसके लिए होना ये चाहिए कि इंडिया के इंडियंस जो है उनका एक स्टेटस स्टडी किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 1843 में ये बना। जॉर्ज थॉमसन जो थे, एक अंग्रेज थे, वो इसके उन्होंने ही इसे बनाया, जॉर्ज थॉमसन ने इसे बनाया। और प्यारी चंद्र मिश्र इसके सचिव थे, सेक्रेटरी थे, फर्स्ट सेक्रेटरी थे प्यारी चंद्र मिश्र। तो इस तरीके से ये पहले दो तीन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने जिन्होंने भारतीयों की मांग, भारतीयों की स्थिति, जमींदारों की स्थिति, इस सब के ऊपर काम करना शुरू किया। तो हमने ये देखा कि जो नेशनलिज्म की कॉन्सेप्ट या एकता की भावना भारतीयों में आ रही थी, वो धीरे धीरे राजनीतिक संगठनों के रूप में भी बदली। भारतीय इकट्ठा हुए, छोटे छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, दैट वर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संगठन थे। राजनीतिक संगठन मैं क्यों कह रहा हूं या लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से राजनीतिक मांगे की, पॉलिटिकल डिमांड्स की। जैसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इन्होंने कहा कि भाई सरकारी पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स की हैं उनका ही रिव्यू किया जाना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल मांग थी, रिव्यू किया जाए और फिर सुधार किया जाए, दैट वाज अ पॉलिटिकल डिमांड। ऐसे ही लैंड होल्डर सोसाइटी की, ये भी एक पॉलिटिकल डिमांड थी। तो इस तरीके से इन्होंने चूंकि पॉलिटिकल मांगे रखी सबसे पहले, तो ये फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में हम लोग इनको जानते हैं। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति थे, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इंडियन नेशनलिज्म अगर मुखर हुआ या लोगों के सामने आया, तो वो इन्हीं राजनीतिक संगठनों के रूप में आया। बाद में फिर ये बहुत सारे राजनीतिक संगठन है, मैं सबको कराऊंगा। बाद में और कई सारे राजनीतिक संगठन बनते चले गए, पूरे देश में बने, बॉम्बे में बने, मद्रास में बने, उत्तर भारत में बने ही थे, कलकत्ता में सबसे पहले बने क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले वहीं आए थे, सरकार भी वहीं लोकेटेड थी कलकत्ता में ही। तो फिर कलकत्ता में ही सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बने, लेकिन धीरे धीरे बाकी प्रेसिडेंसीज में भी ये बने। और कालांतर में अब अंग्रेज ये कहने लगे, जब इन्होंने इन संगठनों ने मांग की, सुधारों की मांग की, तो अंग्रेज ये कहने लगे कि भाई आप इतने सारे हो, किसकी बात सुने? कलकत्ता के संगठनों की बात सुने, बॉम्बे के संगठनों की बात सुने या मद्रास के, क्योंकि सब अलग अलग मांगे कर रहे हो। आप एक काम करिए, आप सब मिलकर एक कोई संगठन बना लीजिए जो पैन इंडिया हो, जो पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन करता हो। क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि भारतीयों में इतना विरोधाभास है कि कोई एक जगह ये इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, कोई एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कभी नहीं बना पाएंगे, कभी बना नहीं पाएंगे, हम इनकी मांगे सुनेंगे नहीं। यही कहते रहेंगे कि भाई आप कोई एक बना लीजिए, क्योंकि सबका अलग अलग मांग है, सबकी अलग अलग मांग कैसे सुनी जाएगी? लेकिन कई उस समय पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे बने थे, ऐसे उभर गए थे, जैसे जिनमें आनंद मोहन बोस, और आनंद मोहन बोस का जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है दादा भाई नौरोजी, गजलू एंड चेट्टी। ये ऐसे लोग थे जो एक मंच पर सबको ले आए। और आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोनों ने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की 1885 में। और जब बाद में पहला उसका अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, तो दादा भाई नौरोजी ने उसका नाम चेंज किया। देखो, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नेशनल वर्ड आया ना उसमें, और इंडियन वर्ड आया। अब से पहले वालों में
पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का कोई वर्ड नहीं था, नेशनल कोई वर्ड नहीं मिलेगा। इसी संगठन में सबसे पहले नेशनल वर्ड का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि ये पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और बाद में दादा भाई नौरोजी ने जब पहला इसका अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, तो इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया, आईएनसी कर दिया। तो दादा भाई नौरोजी के प्रस्ताव पर ही इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नाम चेंज करके आईएनसी पड़ा, और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ एक राजनीतिक संगठन के रूप में, जो कि बाद में हमारे राष्ट्रवाद की चरम पराकाष्ठा थी, एकदम सुप्रीम क्लाइमैक्स था। क्योंकि इसी संगठन के फिर नेतृत्व में भारत ने अपनी आजादी जो है वो प्राप्त की, आगे लोग इसी संगठन से जुड़ते चले गए। तो ये एक जर्नी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, और बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनी 1836 में। इस तरीके से लगभग 50 वर्षों की एक जर्नी है ये, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में भारत में इकट्ठा होते रहे या बनते रहे। धीरे 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 लगभग 14-15 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, पूरे नेशनल लेवल पर उनकी उनकी प्रेजेंस थी। बाद में ये सब मर्ज हो गए इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन में सब इकट्ठा हो गए। तो हम लोग इनको सबको पढ़ेंगे। बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया है। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर है कैसे जर्नी की शुरुआत हुई? अभी हम लोग लिखेंगे इसे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप इसमें हेडिंग डाल लेना जो हमारे चैप्टर का नाम है। मुझे पता नहीं मैंने पीछे उसका क्या नाम लिखवाया होगा, लेकिन अभी जो चैप्टर का नाम है आप उसको लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए उसका, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हिंदी में है, और डैश करके लिखना इसके आगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यहां से एक क्वेश्चन जरूर है प्रीलिम्स में। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, हिंदी में लिखना इसे डैश करके। भारत में विभिन्न राजनीतिक संगठनों का उदय। भारत में विभिन्न राजनीतिक संगठनों का उदय। ठीक है ना? अब इसमें, ये हमारे चैप्टर का नाम है, अब इसमें लिखना आप शुरू करना। देखो, हम लोगों ने ये देखा पहले, जो आज क्लास में नए हैं, कि इंडियन नेशनलिज्म अगर देन था भारत में, तो दो तीन बातें थी: इंडियन रेनेसां, सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट, सरकार की पॉलिसीज, इन सब के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद मजबूत हुआ। तो सबसे पहले तो एक दो लाइन में हम लोग यही बात लिख लें। तो लिखिए, इंडियन नेशनलिज्म, पहले अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में, जिसको जिसमें लिखना है उसमें लिख लें, होगा सेम ही। इंडियन नेशनलिज्म ग्रीव इंडियन नेशनलिज्म ग्रीव because of because of colonial policies because of colonial policies of Britishers, बल्कि colonial exploitative policies of Britishers। भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म अंग्रेजों की
शोषणकारी, अंग्रेजों की शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप हुआ। अंग्रेजों की शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप हुआ। ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना, ड्यू टू दीज पॉलिसीज, ड्यू टू दीज पॉलिसीज, ड्यू टू दीज पॉलिसीज, a sense of unity, a sense of unity prevail among Indians, prevail among Indians। इन शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप, इन शोषणकारी नीतियों के फलस्वरूप भारतीयों में, भारतीयों में एकता की भावना का संचार हुआ। भारतीयों में एकता की भावना का संचार हुआ। दिस सेंस ऑफ यूनिटी, दिस सेंस ऑफ यूनिटी, दिस सेंस ऑफ यूनिटी एंड Indian nationalism, and Indian nationalism, Indian nationalism firstly seen, firstly seen in the form of, firstly seen in the form of early political organizations, early political organizations। यह एकता की भावना, यह एकता की भावना एवं भारतीय राष्ट्रवाद, एवं भारतीय राष्ट्रवाद प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के रूप में, प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? देखो, सबसे पहले देश में एक यूनिटी बनी, और वो यूनिटी बनी अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण, अंग्रेजों की शोषण के कारण, क्योंकि सब लोगों का ही शोषण हो रहा था, सब लोग इस बात को देख रहे थे, लोगों में एकता बनी। क्योंकि जो शोषण बंगाल में था वही शोषण मद्रास में था, वही शोषण बॉम्बे में भी था, तो लोगों में एकता आई, और इस एकता ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और ये राष्ट्रवाद सबसे, इसकी जो पहली झलक है ये मिलती है इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है ना, तो कंटिन्यूएशन में लिखना आगे, कंटिन्यूएशन में लिखना, अगले पॉइंट से लिखना। लेकिन अब देखो, ये सबसे पहला जो पॉलिटिकल एजिटेशन अगर किसी व्यक्ति ने शुरू किया, या राजनीतिक विरोध अगर कहें, या राजनीतिक सक्रियता अगर किसी व्यक्ति ने दिखाई सबसे पहले, तो दैट वाज राजा राम मोहन रॉय। इसीलिए उन्हें आधुनिक युग का प्रणेता भी कहते हैं भारत में, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं उन्हें हम लोग। ये पूछा गया एग्जाम में, राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं सबसे पहले आधुनिक व्यक्ति थे, और सबसे पहले राजनीतिक मांग भी उन्होंने ही की। तो लिखिए अगले पॉइंट में, राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय was the first Indian, was the first Indian who start an agitation, who start an agitation for political reforms in India, who start an agitation
फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय ऐसे प्रथम भारतीय थे, ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए जिन्होंने राजनीतिक सुधारों के लिए प्रयास किया। ठीक है ना। अब राजनीतिक सुधार क्या थे? देखो, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, लेकिन हमारा ही उन संस्थाओं में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। जो पॉलिसी अंग्रेज बनाते थे उनमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ना ही हमसे कोई मतलब था। जबकि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी थी, लंदन में लोकतंत्र था, पार्लियामेंट वहां काम करती थी, इंग्लैंड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन था, और वहां मुख्य सिद्धांत यही था कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा होना चाहिए। हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा ना तो शासन था, ना हमारे द्वारा था। तो फिर इस बात को इन लोगों ने समझा, क्यों? क्योंकि ये शिक्षित मध्य क्लास के, मध्य वर्ग के लोग थे। और फिर ये मांग की कि क्यों ना जो नीतियां आप हमारे ऊपर बना रहे हो, उन नीतियों को, या वो नीतियां, उन नीतियों में कम से कम और भी कुछ नहीं तो रिव्यू तो हो जाए। भाई, उन नीतियों का हमें हमें लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, ये तो कम से कम हो जाए हमारे लिए। ये सबसे पहले बात राजा राममोहन रॉय ने रखी। और इस बात को रखने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, बंग भाषा प्रकाशिका सभा उसका नाम था। बंग भाषा माने बांग्ला में, प्रकाशिका सभा माने एक ऐसे लोगों की ये संस्था थी जो कुछ जर्नल्स निकालते थे, कुछ पत्र पत्रिकाएं निकालते थे, है ना। मैंने अब पीछे पढ़ा है, हम लोग आगे भी देखेंगे इसे। ऐसे लोगों का एक संगठन था, मतलब चार पांच छह लोग मिले जो कि अखबार और जर्नल से जुड़े हुए लोग थे। उन्होंने ही एक एसोसिएशन बना लिया, एक संगठन बना लिया। अब और कुछ तो कर नहीं सकते थे ये, इन्होंने पत्र लिखे सरकार को कि आप ऐसा करिए कि जो सरकारी पॉलिसीज हैं उनका एक बार रिव्यू कर लीजिए। जैसे यही पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था भारत में। हालांकि इसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते, क्योंकि इसके कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं थे, लेकिन अनऑफिशियली ये पहला था। ऑफिशियली ये पहला नहीं था, याद रखना है, ये पूछा गया उत्तर प्रदेश में। अनऑफिशियली इट वाज फर्स्ट, बट ऑफिशियली इट वाज नॉट फर्स्ट। ऑफिशियली लैंड होल्डर सोसाइटी वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या जमींदारी एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं। इसे अभी हम आगे करेंगे। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा was formed in 1836, was formed in 1836, in 1836 by various, by Raja Ram Mohan Roy, by Raja Ram Mohan Roy and his associates, क्योंकि उनके कुछ दोस्त भी थे, and his associates। ठीक है, अंग्रेजी में, हिंदी में लिखिए इसे। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, 1836 में राजा राम मोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय एवं उनके सहयोगियों द्वारा स्थापित की गई, सहयोगियों द्वारा स्थापित की गई। ठीक है ना। द बेसिक ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यूशन में लिखना, द बेसिक ऑब्जेक्टिव, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू रिव्यू, टू रिव्यू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, to review the government policies, and also and also
sending applications to them and also sending applications to them for the reforms, for the reforms. इस सभा का उद्देश्य सरकारी नीतियों की समीक्षा करना, तथा तथा उनमें सुधारों के लिए प्रार्थना पत्र भेजना था। यही करते थे ये लोग। सरकार ने पॉलिसी बनाई, उसको रिव्यू किया, लगा इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, सरकार को एप्लीकेशंस भेजी, लेटर्स भेजते थे। अब हो या ना हो ये एक अलग बात है। सरकार कुछ बातें इनकी मान लेती थी, कुछ नहीं मानती थी, अमूमन नहीं मानती थी। तो चूंकि इसके सीमित उद्देश्य थे, लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स थे, इसीलिए इसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना मान के एक पॉलिटिकल एसोसिएशन या कह सकते हैं एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मानते हैं। केवल राजनीतिक संगठन इसे नहीं माना जाता है। तो लिखेंगे इसे, इस बात को, बिकॉज its objective was semi-political. It is not considered the first political organization in India. It is not considered the first political organization in India. चूंकि इस संस्था के उद्देश्य सीमित थे, अतः इसे भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं मानते। ठीक है ना। अब देखो, इसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ही द्वारकानाथ टैगोर भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी, ये इनके दोस्त थे राजा राम मोहन रॉय के। तो फिर इसी से प्रेरणा लेकर द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई, जिसे हम लोग जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। 1838 में बनी। ये मेनली जमींदारों का संगठन था, मेनली जमींदार थे इसमें, जमींदारों के लिए ही बना था, जमींदारों ने ही बनाया था। जमींदारों का जो स्टेटस था उसे रिफॉर्म करने का इन्होंने प्रयास किया। राधाकांत देव, प्रसन्ना ठाकुर, राजकमल सेन और विलियम कार्बी बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। देखो, इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी खास बात थी कि इसमें केवल भारतीय ही शामिल नहीं थे, बल्कि अंग्रेज भी शामिल थे। बहुत सारे अंग्रेज भी ऐसे थे जो भारत में सुधार चाहते थे, भारतीयों में एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर रिफॉर्म्स चाहते थे, तो वो लोग भी इनके साथ मिल गए थे। इसलिए लैंड होल्डर सोसाइटी में अंग्रेजों की संख्या भी खूब थी। बल्कि इसके जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो एक अंग्रेज ही थे। विलियम किर्बी इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे लैंड होल्डर सोसाइटी के। तो इस बात को याद रखेंगे हम लोग, है ना, एक गहरी समझ के लिए, कि शुरुआती जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, चूंकि इनके दावे सीमित थे, सीमित अधिकारों की बात करते थे, तो अंग्रेज भी इन ऑर्गेनाइजेशन से खूब जुड़े। उन्होंने भी इनको आगे बढ़ने में मदद की, अंग्रेजों ने भी। चूंकि अंग्रेज इनसे जुड़े हुए थे इन संगठनों से, तो सरकार ने भी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया।
जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ तो सरकार हो गई थी, लेकिन बाद में हुई, उससे भी कई अंग्रेज जुड़ गए थे। वो ह्यूम ने ही बनाई थी, वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाई थी, जिसे आजकल लोग कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों का संगठन है। अरे नहीं, उद्देश्य के लिए उसे एक सेफ्टी वाल्व के रूप में काम किया उसने, अंग्रेजों से बचाया। इसीलिए अंग्रेजों से उसकी नींव रखवाई गई, जानबूझ के रखवाई गई। अगर अंग्रेजों से नींव ना रखवाई जाती तो